शुक्रिया भाई, मेरा नाम अक्षम, जानते हो मेरा चैनल है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 ऑन साइकोलॉजी और हमारा चैप्टर नंबर 1 है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और आज की जो हमारी वीडियो है यार वो होगी डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे। नाउ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी बुक आपको अपने हृदय के पास रखनी है एकदम, क्योंकि हम उसे बार बार खुलवाते हैं क्योंकि हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है। पेपर सीबीएसई बनाती है, एनसीईआरटी से बनाती है, कहीं बाहर से नहीं आता। तो आपको उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट करने को मैं बताऊंगा। साथ में एक नोटबुक जरूर ले लेना जिसके अंदर आपको नोट करना जो मैं बातें बोल रहा हूँ। तीसरी चीज़ आपको एक और बताता हूँ आज कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं और उनका कहना ये है कि वीडियो साइज छोटा ही रखो, भले ही पार्ट्स बढ़ा लो आप, क्योंकि ऐसे में इंटरेस्ट कम हो जाता है जितनी लंबी वीडियो होती है। तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। राइट, अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़, अगर सही लगे तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हो लंबी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। नाउ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी साइकोलॉजी की बुक में किधर है। तो ये है ऑन पेज नंबर 3। आपका पेज नंबर 3 चाहो तो आप अभी निकाल सकते हो। आपके पेज नंबर 3 पे और साइकोलॉजी का बुक है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। नाउ इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, हमने लेक्चर नंबर 1 में बात कर ली थी कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, राइट, और उन्हें हम कैसे असेस करते हैं, व्हाट इज सिचुएशनिज्म, ये और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे इन 5 चीज़ों की जो कि हैं डोमेन्स। डोमेन्स क्या होते हैं? अलग अलग आपके पास सेक्टर्स हैं। मैं सेक्टर बोल लूँ मैं, अगर आप कोई कॉमर्स का बच्चा तो खैर नहीं है यहाँ पे। सेक्टर, अगर आप हिस्ट्री वाले, इकोनॉमिक्स वाले तो आपको पता सेक्टर वगैरह के बारे में पता होगा। तो ये एक पार्ट है, बोले तो डोमेन एक बहुत बड़ा पार्ट कह सकते हो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। और उनमें हमें कुछ 5 पढ़ने हैं और 5 में सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, और इंटेलिजेंस को लेके हमारे दिमाग में सबसे बड़ी गलत बात यह है कि अगर कोई बच्चा 98 ला रहा है आउट ऑफ 100 सो ही इज इंटेलिजेंट। नो, he is actually not intelligent। हाँ, वो academically he is intelligent academically, लेकिन आप जानते हो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आगे जाके आप पेजेस पलटोगे तो आपको दिखेंगी टोटल करीब 8 आपके पास इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं और अलग अलग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी हैं। एक बंदे ने पूरी इतनी बड़ी बड़ी दे रखी हैं, तो ये क्या दर्शाती हैं कि सिर्फ अकेडमिक नहीं होती। एक और चीज़ देखते हैं, अगर कोई बंदा है जिसको आप इंटेलिजेंट कहना चाहते हो, मान लो वो सोशली अच्छा बिहेव करता है, सोशली अच्छा करता है, तो आप उसे इंटेलिजेंट कहोगे? नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। इंटेलिजेंस एक बहुत वास्ट टर्म है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करें? हालांकि जो अभी इस पेज पे आपको डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन उसको बेस डेफिनेशन मानो। तो पेज नंबर 3 पे डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस के बाद ये रही, देखो किताब हमें साथ लेनी है, मैंने खुद मार्क कर रखा था, द ग्लोबल कैपेसिटी। एक एक शब्द आपको समझ आना चाहिए और यही आपको लिखना पेपर में। द ग्लोबल कैपेसिटी का मतलब क्या था? ग्लोब का मतलब सांसारिक, पूरे दुनिया जितनी बहुत बड़ी, मतलब ओवरऑल जो हर चीज को कवर कर ले, ऐसी कैपेसिटी जो बहुत बड़ी है। और क्या क्या होना चाहिए? ग्लोबल कैपेसिटी किसकी? एक ऑब्वियसली पर्सन की। टू, पहली बात, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, राइट, टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड। दूसरा, थिंक रैशनली। आप जानते हो रैशनल थॉट्स, आपके सोच समझ के काम कर पाना, ऐसे ही कुछ भी बेहुदा नहीं कर देना। तो क्या है? थिंक रैशनली। तीसरा होता है एक्ट पर्पसफुली। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके पीछे का एक पर्पस है, तो आप कहलाओगे एक इंटेलिजेंट पर्सन की निशानी है कि आप पर्पसफुली काम कर रहे हो। जैसे कि कोई मीम्स देखे जा रहा है तो ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग इंटेलिजेंट। भाई कोई पर्पस नहीं है, बस वो टाइम वेस्ट कर रहा है, राइट। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो तो यू आर, देखो कहा जाता है कि आप इंटेलिजेंट हो। क्यों? क्योंकि आप अपना कोई काम कर रहे हो पर्पस के साथ, आपको कुछ क्रैक करना है, आपको कुछ अच्छा जिंदगी में बनना है, ये आपका पर्पस है। और आखिरी यूज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूज करना। फॉर एग्जांपल, बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूं इसमें कि आपके पास है फोन, और फोन में आप 2 चीजें कर सकते हो। इधर आप मीम्स देख लो जिस टाइम पे आप ये वीडियो खोल के बैठे हो, या फिर हम पढ़ाई कर लें। तो ये आपको समझ आना पड़ेगा कि आपने अपने रिसोर्स का इफेक्टिवली काम किया है, यूज किया। और एक और लाइन है, एंड
व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस, और आखिर में कहा है अगर आपको चैलेंज आया है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। पहली बात तो अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है जी, आप दुनिया में हर चीज समझ पा रहे हो यार, आपको कोई भी चीज ऐसे भौचक्का नहीं कर रही कि यार ओ शिट ये क्या हो रहा है यार दुनिया में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको समझ आ रही है बातें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, थिंक रैशनली, आप रैशनली सोच पा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो उससे पहले आपके पास दिमाग में थॉट प्रोसेस है कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है, ये आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस है। तीसरी चीज, एक्ट पर्पसफुली, आप कोई भी काम अपने पर्पस के साथ कर पा रहे हो, ऐसे ही एवं ही कुछ नहीं कर रहे, आपका हर चीज के पीछे एक मोटिव है। और आखिर में रिसोर्सेज को यूज करना इफेक्टिवली, अगर कोई बंदा ऐसा करता है और ये उसकी कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है ये सब करने की, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं हम उसे? इंटेलिजेंस। ये शब्द आपको लिखने हैं पेपर में, आपको नंबर मिलेंगे। और जो बंदा ये सब कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं। हालांकि ये मैं बहुत ब्रॉड टर्म कह रहा हूं और कई सेंस में गलत भी है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरीज है, तो एक बंदे को कंप्लीटली इंटेलिजेंट कोई नहीं कह सकता। खैर, अब हम बढ़ेंगे आगे, और हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो है हमारा एप्टीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। उससे पहले हम टाइम लिमिट देख लेते हैं। व्हाट्स द टाइम? ओके, 6 मिनट हो गए हैं। सो नाउ एप्टीट्यूड की बात करेंगे हम। एप्टीट्यूड क्या होता है? ये शब्द बहुत ज्यादा सुना हुआ यार, एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं हम, इतने सारे ओलंपियाड्स वगैरह देते हैं। एप्टीट्यूड के आगे आप देखोगे लिखा हुआ है रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइंग, ठीक है जी, यानी और पोटेंशियल, दो शब्द। अंडरलाइन का मतलब है जो चीज अभी बाहर नहीं निकली उसके सरफेस के अंदर है, मतलब सरफेस के अंदर है, अंडरलाइंग। पोटेंशियल, ऐसी कोई एनर्जी जो अभी यूज नहीं हुई है, ऐसी कोई एबिलिटी जो यूज नहीं हुई है। अंडरलाइन पोटेंशियल टू एक्वायर अ स्किल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि क्या आप एक पर्टिकुलर स्किल को ले सकते हो? फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं हमारा नीट का पेपर होता है, राइट? नीट का पेपर होता है किसके लिए? मेडिकल एंट्रेंस होता है। ये मेडिकल एंट्रेंस होता है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एमबीबीएस सर्वश्रेष्ठ मान जाता है। तो जो बच्चे का ये एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है नीट का, उसके अंदर ये देखा जाता है कि क्या बच्चे के अंदर अंडरलाइन पोटेंशियल है टू अक्वायर द स्किल टू बिकम अ डॉक्टर। क्या ये बच्चा एमबीबीएस कर पाएगा? क्या ये बच्चा एमबीबीएस कर पाएगा? कैसे पता लगाना है? ऐसे पता लगाना है कि क्या उसके अंदर अंडरलाइन पोटेंशियल है, और वो होता है उसका एप्टीट्यूड। और जो हम टेक्निक यूज करते हैं एप्टीट्यूड निकालने के लिए, दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एप्टीट्यूड टेस्ट। और एप्टीट्यूड टेस्ट के मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आप बहुत चक्के रह जाओगे, क्योंकि नियरली हर पेपर जो आप देते हो एंट्रेंस, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। फॉर एग्जांपल नीट, जेई, और बताता हूं, और आपका एनटीएससी, और आप जानते हो आपके फैशन डिजाइनिंग वगैरह में भी होते हैं, निफ्ट का पेपर होता है। ये सारे क्या है? निफ्ट वाले आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, वो चाहते हैं ये देखना कि क्या बच्चा फैशन डिजाइनिंग कर पाएगा आगे जाके, तो उसका वो उस हिसाब से पेपर लेते हैं। एनटीएससी स्कॉलरशिप के लिए कि क्या बच्चे में उतना दिमाग है कि मैं इसको स्कॉलरशिप दूं तो आगे कुछ कर पाएगा। जेईई मेंस, ताकि बच्चा देख पाए कि ये इंजीनियरिंग कर पाएगा, क्या ये इंजीनियरिंग कर पाएगा। और आखिर में नीट, क्या ये बच्चा मेडिकल एंट्रेंस क्लियर कर पाएगा, ये हम कहते हैं नीट के अंदर, ठीक है जी। अब हमने बात कर ली थी एप्टीट्यूड की, और मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड समझ आ गया होगा, और व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट भी समझ आ गया होगा। अब एक इससे बहुत ही विपरीत हम बात करेंगे एक ऐसी टर्म की जो बच्चों का दिमाग खाती है यार, कि व्हाट इज इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट आपकी देखा जाए तो, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखो, तो एक बंदे की सेलेक्टिव प्रेफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने खुद चूज किया है, अपने तरीके से आप चूज कर रहे हो, आप प्रेफर कर रहे हो इन इंडल्जिंग इनटू एन एक्टिविटी, और ये आपकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है? रिलेटिव टू अदर एक्टिविटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं इंटरेस्ट का मैं आपको, कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक बच्चा गया पीटी के पीरियड में बाहर,
पीटी के पीरियड में बच्चा बाहर गया, अब देखो आपके सामने बास्केटबॉल कोर्ट है ना, ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट बड़ा अजीब सा बनाया है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका फुटबॉल कोर्ट है, ये आपका नेट लगा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका टेनिस कोर्ट है, राइट, ये देखिए आपका टेनिस कोर्ट है। तो बच्चे का इंटरेस्ट क्या है कि उसकी सेलेक्टिव प्रेफरेंस क्या है कि वो इनमें से कौन सी एक्टिविटी में इंडल्ज होगा, दैट इज हिज इंटरेस्ट। तो ये बच्चा मान लो बैडमिंटन खेलने गया, तो हम ये कहेंगे कि इसका इंटरेस्ट बैडमिंटन में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पता लगाया हमने कि उसकी सेलेक्टिव प्रेफरेंस है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिलेटिव टू अदर एक्टिविटीज। आप किसी चीज को प्रेफर नहीं कर सकते बिना कोई अदर चीज होए, राइट, वो आपकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन बच्चे की मजबूरी नहीं थी, उसके पास ऑप्शंस थे और ऑप्शंस में से उसने क्या प्रेफर किया, दैट इज हिज इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक डिलेमा आता है एक साइकोलॉजी के बच्चे के दिमाग में, और ये आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा, दैट इज एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आगे हमें पढ़ना ही है। बेसिक सी बात यह है कि जरूरी नहीं कि अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है तो आपके अंदर इंटरेस्ट हो, और अगर जरूरी नहीं आपके अंदर इंटरेस्ट हो तो आपके अंदर एप्टीट्यूड हो। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, भाई मैं गिटार बजाना सीखूंगा, ठीक है जी, गिटार बजाना सीखूंगा, 2 क्लास जाते हैं वापस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर इंटरेस्ट था पर उनके अंदर एप्टीट्यूड नहीं था। ऑन द अदर हैंड आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनके भाई साहब एसएसटी में आ रहे हैं 98 आउट ऑफ 100, जो कि मेरे भी 10वीं में आए थे, लेकिन मैंने ह्यूमैनिटीज नहीं ली। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा एप्टीट्यूड तो ह्यूमैनिटीज में था, में था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तभी कहते हैं कि अगर आपको कोई जिंदगी में करियर चूज करना है तो आपका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए उसमें। और अगर आपके पास ऐसा कोई करियर मिल गया ना तो आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे यार, आपको कोई पीछे नहीं उछाल सकता। इसी बात पर टाइम देख लेता हूँ यार, बहुत बढ़िया, 3 मिनट ही हुए हैं, ठीक है जी। एप्टीट्यूड हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी ऐसी टर्म है जो आपको लास्ट 2 साल से 1 साल से सता रही है और इस साल भी सताएगी, क्योंकि अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, और ये रही हमारी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी क्या कहती है, सिंपली कहती है रेफर्स टू रिलेटिवली एंड्योरिंग। बड़ा अजीब सा शब्द है, रिलेटिवली एंड्योरिंग, ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। तो आपके पास 3 शब्द आ गए। अगेन हम शब्द पे जाएंगे, रिलेटिवली एंड्योरिंग, ऐसी चीज जो रिलेटिवली देर तक रहे भाई, मतलब इसका इफेक्ट थोड़ा सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मूड स्विंग्स, क्या आप किसी पे बहुत गुस्सा हो गए तो क्या वो आपकी पर्सनैलिटी है? नहीं, वो आपका मूड स्विंग था। क्यों? क्योंकि उसकी रिलेटिव एंड्योरिंग नहीं थी, उसकी एंड्योरेंस बहुत कम थी, वो बहुत छोटे से टाइम के लिए था। ऑन द अदर हैंड आपकी बेसिक पर्सनैलिटी, आप किसी से बात करते हो ओपनली, दैट हैज अ वेरी रिलेटिव एंड्योरिंग, आपके बचपन से आप करते आ रहे हो, तो उसकी एंड्योरेंस क्योंकि ज्यादा है तो हमने एक चीज समझ ली कि वो आपका कैरेक्टरिस्टिक तो है। अब हम देखेंगे कि वो पर्सनालिटी पे आता है कि नहीं आता, ठीक है जी। तो रिलेटिवली एंड्योरिंग ट्रेट होना चाहिए, ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक कह लो, ट्रेट कह लो, ठीक है। आप मोटे हो, गोल हो, मोल हो, हंसी खुशी करते हो, जो भी, विच मेक्स हिम और हर डिस्टिंक्ट, यानी अलग। भाई दुनिया से अलग, ये भेड़ चाल में नहीं चलता बंदा, उसको दुनिया से अलग बनाता है। अगर वो कोई ऐसा कैरेक्टर है उसके अंदर जो उसको दुनिया से अलग बनाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं एकदम अच्छे से कैमरे के आगे सामने बोल पा रहा हूँ विदाउट कैमरा फियर, दैट इज माई कैरेक्टरिस्टिक विच मेक्स मी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, देयरफॉर दिस इज एंड इट इज रिलेटिवली एंड्योरिंग। मैं 3 साल से बना रहा हूँ वीडियोस, देयरफॉर दिस इज माई पर्सनैलिटी ट्रेट फॉर श्योर, दिस इज माई पर्सनैलिटी ट्रेट फॉर श्योर, कि मैं कैमरे के आगे अच्छे से बोल पाता हूं, समझे। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत देर तक रहे मनुष्य के अंदर और वो उसको दुनिया से अलग बनाते हैं, दैट इज योर पर्सनैलिटी ब्रो, ठीक है जी। अब हम बढ़ेंगे आगे, बहुत आसानी से हमें समझ आ गया। आखिरी चीज वैल्यूज। वैल्यूज का जैसे ही नाम आता है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ जाता है वो गाना, कभी खुशी कभी गम वाला, वो क्यों आ जाता है? क्योंकि वैल्यूज एक हमारा आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर है, आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। भाई बोले तो क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाता हूं, हर बच्चे ने सुना होगा। क्या आपको घर में यही सिखाया गया है?
किसने बोली ये बात? हर टीचर बोलती है छोटे छोटे बच्चों को। क्या आपको घर में यही सिखाया गया है? फॉर एग्जाम्पल, बच्चा मान लो छोटा बच्चा है 5 साल का, ठीक है जी, और वो पैंट में पॉटी कर देता है, ठीक है जी, पैंट में उसने पॉटी कर दी तो, और उसने टीचर को बताया नहीं, पूरी क्लास में बदबू फैल गई तो अब टीचर उस पर खाती है गुस्सा, टीचर खाती है गुस्सा, मैं बड़ी गंदी सी टीचर बना रहा हूँ, ठीक है जी, और कहती है कि आपको घर पे यही सिखाया है, बड़ा गुस्सा सा हो गई है। तो उसका मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यूज होनी चाहिए बच्चे की, बच्चे का आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर ये होना चाहिए कि वो पॉटी पैंट में नहीं करे भाई, पॉटी पैंट में नहीं करे। वाह 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 वाह, क्या बात है, मैं तो अच्छा मीम बना रहा हूं यार। पॉटी पैंट में ना करे, ये उसका आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर है। देयरफॉर ये बच्चे के अंदर वैल्यू डाली जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी डीएवी स्कूल के बच्चे हो तो हमें पूरा एक चीज पढ़ाई जाती थी बचपन में, वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन पूरा पूरा उसका मकसद ही यही है, बच्चों को समझाना कि व्हाट इज द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। क्या होता है आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर? फॉर एग्जांपल, हेल्पिंग अदर्स, ठीक है जी, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, बीइंग सोशल, ऐसे बुच्चू बुच्चू सी चीजें हैं यार जो आपको पता ही होती हैं। तो ये क्या है? ये आपकी वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से कोई मनुष्य अगर ऐसे काम करता है तो उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। क्योंकि ये आपको सोशली डिजायरेबल बनाती है। मेरा पेन तक खत्म हो गया यार, हद हो गई। ये आपको सोशली डिजायरेबल बनाती हैं। ऐसे आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर है, ये आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर है जो कि सोशली एक्सेप्टेड है यार, सोशली एक्सेप्टेड है। और अगर आप ऐसा बिहेव करोगे तो आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, खुशियां मिलेगी। देयरफॉर ये वैल्यूज होती हैं। बात आ गई समझ में? इन तीनों सारी चीज़ों का डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे इस पे से बनते हैं, एमसीक्यू और वन वर्ड, जो कि मैं आखिर में चैप्टर के खत्म होने के बाद बहुत अच्छी क्वेश्चन सीरीज भी बनाऊंगा, तो प्लीज़ देखना जरूर। और इसके साथ हम करते हैं वीडियो खत्म। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ यार, सारे साइकोलॉजी के बच्चों को दिखानी है यार, क्योंकि बहुत देखा गया है यूट्यूब पर ना बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे यार। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।